सड़क के बीचों बीच नेथन को एहसास होता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी गाड़ी तबाह हो चुकी है, लेकिन फिर भी नेथन की बॉडी पर खरोंच का एक निशान तक नहीं है। तभी उसकी नजर डैनियल पर पड़ती है, जिसकी बाइक को टक्कर मारकर नेथन का एक्सीडेंट हुआ था। नेथन ये जानकर चौंक जाता है कि डैनियल को भी बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। डैनियल जानना चाहता था कि क्या नेथन को गाड़ी से बाहर निकलना याद है, जिस पर नेथन को बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो गाड़ी से कब बाहर निकला। वो दोनों जानना चाहते थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि ना तो उनकी बॉडी पर घाव का कोई निशान था और ना ही उनको किसी तरह का दर्द महसूस हो रहा था। तब डैनियल कहता है कि हो सकता है कि वो दोनों मर चुके हों और ये उनकी बॉडी नहीं बल्कि उनकी सोल है। लेकिन नेथन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर जब नेथन अपनी गाड़ी के पास जाता है तो वहाँ पर उसे अपनी डेड बॉडी मिलती है। नेथन डर कर पीछे हट जाता है और उसे अपने बच्चों और दोस्तों की फिक्र होने लगती है। डैनियल को अजीब लगता है कि नेथन ने अपनी पत्नी का जिक्र क्यों नहीं किया। नेथन अभी भी डरा हुआ था, जबकि डैनियल बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है और मरने के बाद भी जीवन है। डैनियल कहता है कि सच को नकारा नहीं जा सकता और फिर वो नेथन की बॉडी को गाड़ी से बाहर निकाल देता है, जिससे नेथन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसीलिए डैनियल डेड बॉडी के चेहरे को रुमाल से ढक देता है। तभी एक कार वहां आकर रुकती है और नेथन ड्राइवर से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर ना तो उसे देख सकता था और ना ही उसे सुन सकता था। फिर ड्राइवर नेथन की बॉडी को अपने पैरों से मारकर चेक करता है कि क्या वो सच में मर चुका है, और जब उसे यकीन हो जाता है तब वो नेथन की जेब से उसका वॉलेट निकाल लेता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। अब आखिरकार नेथन को भी यकीन हो जाता है कि वो एक घोस्ट यानी कि एक आत्मा है, जिसके बाद वो एक्सेप्ट करता है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला। लेकिन उसका कहना था कि उसने अपनी पत्नी का दर्द खत्म करने के लिए ऐसा किया। इसके पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, डैनियल को आसपास एक मिस्टीरियस म्यूजिक सुनाई देने लगता है। तभी उनके सामने एक रहस्यमय सफेद दरवाजा खुलता है। उसी समय चारों तरफ बर्फ गिरने लगती है। डैनियल कहता है कि ये म्यूजिक उसी दरवाजे से आ रही है, मगर नेथन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो दोनों उसी सफेद दरवाजे में जाने ही वाले थे कि अचानक उनके पीछे एक लाल दरवाजा आ जाता है। नेथन को उस दरवाजे से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, जबकि इस बार डैनियल को कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसीलिए उनको लगता है कि शायद सफेद दरवाजा स्वर्ग की ओर जाता है और लाल दरवाजा नर्क की ओर, जिसका मतलब है कि नेथन को अपनी पत्नी की हत्या के लिए पनिश किया जा रहा है। नेथन फिर से डर जाता है और कहने लगता है कि उसकी पत्नी बीमार थी और वो सिर्फ उसका दर्द खत्म करना चाहता था। डैनियल उसे अनदेखा करता हुआ सफेद दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन नेथन डैनियल को धक्का देकर खुद उस दरवाजे को पार कर जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर डैनियल नेथन को समझाता है कि अगर वो स्वर्ग का दरवाजा पाना चाहता है तो उसे एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए। तब नेथन डैनियल से माफी मांगता है और कहता है कि गाड़ी चलाते समय उसने डैनियल की बाइक पर ध्यान नहीं दिया और एक्सीडेंट हो गया। बदले में डैनियल भी मानता है कि बाइक चलाते समय सड़क किनारे खेल रही एक छोटी सी बच्ची ने उसका ध्यान भटका दिया था, जिसके बाद डैनियल नेथन को अलविदा कहकर सफेद दरवाजे के पार चला जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो भी स्वर्ग नहीं पहुंचता। फिर उनके पीछे वही छोटी लड़की आ जाती है जिसको डैनियल ने सड़क किनारे खेलते हुए देखा था, जिसका मतलब था कि अब वो भी मर चुकी है। वो छोटी बच्ची बताती है कि एक आदमी ने उसे बाइक से टक्कर मार दी थी। तब डैनियल भी एक्सेप्ट करता है कि बाइक चलाते समय वो शराब के नशे में था, जिससे नेथन को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से डैनियल ने एक मासूम बच्ची को मार डाला। थोड़ी बहस करने के बाद जब वो दोनों उस लड़की को स्वर्ग वाले दरवाजे से जाने के लिए कहते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे सिखाया गया था कि अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो लड़की चिल्लाना बंद नहीं करती, तब डैनियल उसे उठाकर उस सफेद दरवाजे के पार फेंक देता है, जिसके बाद वो लड़की गायब हो जाती है और उसके साथ ही वो सफेद दरवाजा भी गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों समझ चुके थे कि वो लाल दरवाजा उन दोनों के लिए खुला था। लेकिन डैनियल अंदर जाने से हिचकिचाने लगता है, इसीलिए नेथन डैनियल को लात मारकर अपने से आगे कर देता है। नेथन नर्क नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और वो अंदर जाने से मना करने लगता है। तभी उसे एक खतरनाक मॉन्स्टर नजर आता है, जिससे डरकर नेथन आखिरकार उस दरवाजे को पार कर जाता है। फिर नेथन नर्क पहुंचता है, जहां वो हजारों आत्माओं को जमीन पर बेहोशी की हालत में पाता है। नेथन तब चौंक जाता है जब वहां पर उसे एक छोटी बच्ची की आत्मा नजर आती है। उसे देखकर नेथन अपने घुटनों पर आ जाता है और जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो उसे उसकी यादें दिखने लगती हैं। इस लड़की का नाम जीन है और उसे अपने कमरे में डरावनी परछाइयां नजर आती हैं। ये लड़की ठीक से सो भी नहीं पाती थी क्योंकि उसके माता पिता अक्सर बहस किया करते थे। जीन की माँ को लगता था कि उनकी बेटी बीमार है और वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को उसे डर लगता था। एक रात जीन परेशान होकर अपने बिस्तर से नीचे उतर जाती है और अपना म्यूजिक बॉक्स चला देती है। फिर अपनी खिड़की के बाहर देखने लगती है। खिड़की के बाहर एक पेड़ होता है जिसमें जीन को वही डरावनी परछाइयां नजर आती हैं। फिर वो नाश्ता करने के लिए नीचे जाती है और देखती है कि उसके माता पिता अभी भी बहस कर रहे हैं। इसीलिए वो किचन में जाकर अपने खाने के लिए ब्रेड पर जैम लगाने लगती है, लेकिन वो चाकू इस्तेमाल करते समय काफी खुश नजर आती है। जिसके बाद हम जीन को उसके थेरेपिस्ट के पास देखते हैं। जीन बताती है कि उसे अपनी छोटी बहन को पेन से चुभाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी बहन से नफरत करती है, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता को भी नुकसान पहुँचाना चाहती है। एक बार सोते समय उसने अपने माता पिता को चोट पहुँचाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रही। थेरेपिस्ट जानना चाहता था कि जीन ने अपनी छोटी बहन के साथ क्या किया, लेकिन अब जीन आगे बात करने से मना कर देती है। अगली सुबह जीन टेबल में बैठकर नाश्ते के लिए अपने माता पिता को आवाज लगाने लगती है, मगर कोई नहीं आता। जिसके कुछ देर बाद हमें जीन एक बाउल में कुछ खाती हुई नजर आती है और उसके कपड़ों पर ब्लड लगा होता है और उसके नीचे जमीन पर उसके माता पिता की लाश पड़ी होती है। जीन दोबारा चेक करती है कि सचमुच उसके माता पिता मर चुके हैं।
हैं। फिर वो अपनी माँ के गाल पर एक गुड बाय किस करती है, जिसके बाद वो फिर से ब्रेड सैंडविच बनाकर अपने घर के नीचे वाले बेसमेंट में चली जाती है, जो कि दिखने में किसी गुफा की तरह होता है, जहाँ पर वो टोनी नाम के एक इंसान जैसे दिखने वाले क्रीचर को खाना खिलाती है। जीन को लगता है कि टोनी ने ही उसके माता पिता को मारा है, लेकिन टोनी इस बात को मानने से इनकार करता है। जब टोनी खाना खाने लगता है तब जीन उसे बताती है कि अब क्योंकि उसके माता पिता मर चुके हैं तो वो ऊपर आकर उसके साथ रह सकता है। अब टोनी घर के चारों तरफ घूमता है और काफी खुश नजर आता है, क्योंकि उसने पहले कभी सूर्य की रोशनी तक नहीं देखी थी। जिसके बाद टोनी नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है, जबकि जीन अपनी माँ का मेकअप और उनके गहने पहनने लगती है। वही टोनी को ठंडे पानी से नहाकर बेहद अच्छा महसूस होता है। फिर नहाने के बाद टोनी अच्छे साफ कपड़े पहन लेता है, जो कि जीन के पिता के थे। फिर वो जीन के माता पिता की लाश को ठिकाने लगाने में जीन की हेल्प करता है, लेकिन उनको अलविदा कहने से पहले जीन एक सरप्राइज देना चाहती थी। अपनी इमेजिनेशन में जीन अपने माता पिता के लिए एक प्ले करती है। वो एक लड़की की कहानी बताती है जो सुबह उठी और उसे ब्रेकफास्ट नहीं मिला। फिर वो टोनी को ऑडियंस के सामने लेकर आती है और सबको बताती है कि टोनी एक हत्यारा है और उसे सजा मिलनी चाहिए, जिस पर टोनी फिर से कहता है कि उसने किसी की हत्या नहीं की, क्योंकि वो हमेशा गुफा में रहता था। जीन अपनी ऑडियंस से वोट करवाती है कि टोनी को सजाए मौत मिलनी चाहिए और जीन की इमेजिनेशन में टोनी को फांसी पर लटका दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोनी जीन की माँ की डेड बॉडी को बेड के नीचे छुपा देता है और वही जीन खुशी के मारे उस पर कूदने लगती है। जिसके बाद टोनी जीन के पिता की बॉडी के लेकर आता है और उसे एहसास होता है कि वो अपने आप को शीशे पर नहीं देख सकता, जिससे हमें समझ आता है कि टोनी सिर्फ जीन की इमेजिनेशन है और जीन ने ही अपने माता पिता को मारा था। अगली सुबह जब जीन और टोनी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी दरवाजे की घंटी बजती है और जीन के दरवाजा खोलने पर बाहर एक पोस्टमैन होता है। उसे डिलीवरी पर साइन करवाने के लिए किसी एडल्ट की जरूरत थी, इसीलिए जीन टोनी को बुलाने के लिए उसे आवाज लगाने लगती है और जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता तो डिलीवरी मैन वहाँ से चला जाता है। वही जीन परेशान होकर टोनी को ढूंढने लगती है और आखिरकार वो टोनी को एक कमरे में पाती है जहाँ वो उसके माता पिता की लाश को खा रहा था। फिर जीन उस पर चिल्लाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद उसके खिलौने जलने लगते हैं। जीन अपनी छोटी बहन के पास जाती है और उसे किचन में लेकर जाती है। जीन कहती है कि टोनी भूखा है और वो अपनी छोटी बहन को माइक्रोवेव में डालकर माइक्रोवेव को चला देती है। फिर जीन गाना गाते हुए किचन से बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ डरावनी परछाइयां उसका पीछा करने लगती हैं। जिसके बाद हमें नर्क में नेथन को दिखाया जाता है, जो कि जीन की यादें देखकर काफी गंदा फील करता है। जिसके बाद वो रेंगता हुआ एक टीनेज लड़की और उसकी माँ के पास पहुंचता है और उनको टच करता है। माँ का नाम जूलिया है, जो कि काफी इमोशनल होकर चाय बनाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो अपनी बेटी को पुकारने लगती है, लेकिन उसकी बेटी बाहर नहीं आती। तभी उसे टेबल पर एक सूखा हुआ खून का धब्बा नजर आता है और वो उसे खरोचने लगती है, जिससे उसे और भी बुरा महसूस होता है। जिसके बाद वो बाथरूम में जाकर अपनी बेटी की लाश को टब से बाहर निकाल लेती है और रोती हुई अपनी बेटी क्लोई को किसी डॉल की तरह घसीटने लगती है। फिर उसे टेबल में बिठाकर उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और अपनी बेटी की लाश को कहती है कि अगर सब ठीक होता तो अभी वो दोनों वेकेशन पर होते। जिसके बाद हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ क्लोई बाथटब में नहाती हुई नजर आती है। तभी जूलिया अंदर आकर क्लोई से कहती है कि वो रोज रोज स्कूल के लिए लेट नहीं हो सकती। फिर कुछ देर बाद क्लोई अपनी माँ को फोन पर किसी से बहस करती हुई पाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने हाथ में लिए चाकू पर होता है। चाकू की नोक से उसका हल्का सा खून निकल आता है, जिससे टेबल पर एक निशान बन जाता है। स्कूल के लिए निकलते समय क्लोई जूलिया को अपनी बात समझाने की कोशिश करती है। दरअसल स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स मिलकर अक्सर क्लोई को बुली किया करते थे, इसीलिए क्लोई स्कूल नहीं जाना चाहती थी। क्लोई जूलिया को बताती है कि वो अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती और स्कूल छोड़ना चाहती है, जिस पर जूलिया कहती है कि वो स्कूल में नई है और उसे दोस्त बनाने में बस थोड़ा समय लगेगा। लेकिन क्लोई रोने लगती है और कहती है कि उसे स्कूल नर्क जैसा लगता है। मगर जूलिया को लगता है कि क्लोई का पढ़ाई में मन नहीं है। अब प्रेजेंट टाइम में क्लोई की बॉडी कुर्सी से नीचे गिर जाती है और एक बिल्ली उसके जख्मों को चाटने लगती है। जूलिया बिल्ली को डराकर भगा देती है और क्लोई को व्हील चेयर पर बिठाकर हंसते हुए कहती है कि वो बाहर घूमने जा रहे हैं। इसके बाद जूलिया क्लोई की बॉडी को कंबल से ढक देती है और कसम खाती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और अब उसे स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर जूलिया बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है और ये देखकर चौंक जाती है कि वहाँ एक ईंट की दीवार होती है। जिसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें क्लोई दूसरे स्टूडेंट्स से बचने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, लेकिन वो उसे डरा धमका कर दरवाजा खोलने पर मजबूर करते हैं। फिर क्लोई के बाहर आते ही वो उसे शीशे के सामने ले जाकर उसकी इंसल्ट करने लगते हैं और उसे अपने घुटनों पर बिठाकर उससे अपने जूते तक छटवाने लगते हैं, जबकि उनमें से एक लड़की सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगती है। वापस प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि वो ईंट की दीवार जूलिया के एक पड़ोसन की रिप्रेजेंटेशन थी, जो जूलिया से मिलने आई थी क्योंकि उसने उसकी चीख सुनी थी। लेकिन जूलिया घबराते हुए कहती है कि वो वेकेशन पर जा रहे हैं। उस पड़ोसन को जूलिया का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर उसे क्लोई की डेड बॉडी दिखती है। थोड़ी देर बाद जूलिया क्लोई की लाश को अपने बगल में बिठाकर कार चला रही होती है और उस दिन को याद करते हुए रोती है जब क्लोई का जन्म हुआ था, क्योंकि तब उसने क्लोई को एक बेहतर जिंदगी देने का वादा किया था। जूलिया क्लोई से कहती है कि प्लीज मेरी बातों का जवाब दो और फिर रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए जूलिया क्लोई की आंखों को बंद कर देती है। तभी जूलिया का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ क्लोई आत्महत्या करती हुई दिखती है। जूलिया को होश आ जाता है और उसके पूरे चेहरे पर खून लगा होता है। फिर कुछ फायर फाइटर्स कार का दरवाजा तोड़कर जूलिया को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जूलिया अपनी बेटी को छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वही
वही कुछ फायर फाइटर्स को क्लोई की डेड बॉडी मिलती है और वो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि उस कार एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। वही नर्क में नेथन उन दोनों की बॉडी को ढक देता है और घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि वो बार बार लोगों की बेकार यादों को देखकर थक चुका था। तभी वहाँ नर्क का डेविल आ जाता है और वो नेथन को बताता है कि वो उसे उसके गुनाहों की सजा देगा। लेकिन नेथन फिर से समझाने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी को दिमागी बीमारी थी और वो उसे मारना नहीं चाहता था, जिस पर डेविल कहता है कि उसे किसी की जान लेने का हक नहीं है। फिर डेविल नेथन को एक अंधेरे कमरे में लेकर जाता है जहाँ जमीन पर लोगों की आत्माएं पड़ी होती है। डेविल नेथन से कहता है कि उसे यहाँ अगले 4000 सालों तक रहना पड़ेगा, इसके बाद उसे अगली सजा दी जाएगी। नेथन ये सुनकर पागल हो जाता है, लेकिन अब वो डेविल वहाँ से जा चुका था। तभी वहाँ बिली नाम की एक बुरी आत्मा जाग जाती है और वो नेथन पर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि नेथन उसके लिए एक नया खिलौना है, इसीलिए वो उसे बड़े मजे से इधर उधर फेंकने लगता है। फिर उसे जमीन पर पटक कर तब तक मारता है जब तक कि वो हिलना डुलना बंद नहीं कर देता। बिली को एहसास होता है कि उसने नेथन की आत्मा को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे नेथन का धरती पर एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म हो जाता है। डेविल बिली को नेथन की आत्मा को वापस लाने का आदेश देता है, जिसके बाद हम बिली को उस छोटे बच्चे के कमरे में देखते हैं।